हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की कंटिन्यू क्लास चल रही है और चैप्टर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर जो क्लास हो रही है वो सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो क्लास हो रही है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है। पहले हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर। चैप्टर के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्लास चल रही है और ऐसा नहीं है कि चैप्टर में यूं ही पढ़ा दे रहा हूं। चैप्टर के अंदर जो भी कठिन शब्द होते हैं मैं उनको भी एक्सप्लेन करता हूं और साथ ही साथ ये भी कोशिश करता हूं कि चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वह आपको अच्छे से समझ में आए। और जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे जो मैं पढ़ाता हूं तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है बहुत इजी लगने लगेगा, आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, चैप्टर 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में समकालीन का अर्थ होता है उसी मतलब दो चीजें, दो घटनाएं साथ साथ होती रहती है। तो एक तरफ शीत युद्ध चल रहा था और उसी दरमियान उसी शीत युद्ध के दौर में दक्षिण एशिया में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी, खासकर हम दक्षिण एशिया के 7 देशों के बारे में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। यह सेशन वे उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और जिनका माध्यम हिंदी रहने वाला है, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, बिहार के हो, ठीक है, चाहे वो बिहार के हो, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कहीं के भी हो, सिर्फ माध्यम हिंदी होना चाहिए। उन सभी बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आप लोगों को इसका जो है सेशन का शेड्यूल दे दिया है कि किस दिन कौन सी क्लास हो रही है, पॉलिटी की क्लास कौन से दिन हो रही है और ज्योग्राफी की क्लास जो है यह कौन से दिन हो रही है। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए और मुझे भी उत्साह होगी कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ मैं आपसे कहता हूं कि कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि चाहे पॉजिटिव कमेंट हो या निगेटिव कमेंट हो, ये मत डरिएगा, यहाँ ब्लॉक नहीं किया जाएगा आपको। आपको जो भी कमेंट करना है, हाँ, बशर्ते जो खराब शब्द होते हैं उनका यूज मत कीजिएगा। बाकी जो भी कमेंट आपको करना हो आप कर दीजिएगा, मैं उसका रिव्यू जरूर करूंगा। तो आ जाते हैं आज के चैप्टर में। इस चैप्टर में जिसका नाम है इस अध्याय का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया और समकालीन का क्या अर्थ होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि दक्षिण एशिया क्या है। मेनली जो दक्षिण एशिया कहा जाता है वह किन क्षेत्रों को कहा जाता है। दक्षिण एशिया के जो विभिन्न देश हैं उन देशों के बीच या उन देशों के अंदर जो राजनीतिक स्थिति है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेनली जो है इसके अंदर 4 देशों की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात किया जाएगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और एक्चुअल में दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं ये सब के सब भारत के पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश की बात करेंगे पाकिस्तान के अलावा, नेपाल की बात करेंगे और श्रीलंका की बात करेंगे। इस सब देशों में कैसी राजनीतिक स्थिति रही है जब इन देशों का उदय हुआ उसके बाद से। और साथ ही साथ दक्षिण एशिया में जो 7 देश हैं, इंडिया है सबसे पहले, भारत, ठीक है, बांग्लादेश बगल में, उसके जस्ट नीचे आएंगे श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान भी आता है इसमें। लेकिन अफगानिस्तान 2007 में ऐड हुआ था, तो अफगानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना दक्षिण एशिया का, तो इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं इस चैप्टर में। और बाद में क्या है कि दक्षिण एशिया के देशों में जो विभिन्न देश हैं इनके बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर मतभेद है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद है, कश्मीर क्षेत्र को लेकर विवाद है, उसी तरह भारत और बांग्लादेश के बीच नदी को लेकर के विवाद है। उसी प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच भी एक मनमुटाव है कि भारत ने अपनी सेना के लिए रास्ता मांगा था
बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश ने इसको मना कर दिया। तो इन सब मुद्दों को लेकर विवाद है, मनमुटाव है, लेकिन फिर भी इनके बीच आपसी सहयोग बना हुआ है। इस सब टॉपिक के बारे में, इस सब मुद्दों के बारे में हम लोग चैप्टर के अंदर में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि दक्षिण एशिया एक्चुअल में है क्या। दक्षिण एशिया है, अगर आपको मैं मैप के माध्यम से समझाऊं तो ये हिमालयन रेंज है। ठीक है, ये जो रेंज है, जो कलरफुल है, ये हिमालयन रेंज है। इस हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में जितने भी देश हैं एशिया के अंदर, चूंकि हिमालय एशिया में है, तो हिमालय के दक्षिण भाग में जितने भी देश हैं, यह सब दक्षिण एशिया के देश कहे जाते हैं सामान्य तौर पर। और इन देशों में इंडिया पहला, श्रीलंका दूसरा, जस्ट मालदीव है ये तीसरा हो गया, बांग्लादेश चौथा हो गया, ठीक, पाकिस्तान पांचवा हो गया, नेपाल छठा, भूटान सातवां हो गया, और कभी कभी इन देशों में म्यांमार और अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत हम म्यांमार और अफगानिस्तान को शामिल नहीं करेंगे। चीन दक्षिण एशिया में नहीं आता। इसका एक सिंपल सा रीजन है कि चीन दक्षिण के हिमालय पर्वत के उत्तर में अवस्थित है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं हिमालय जो पर्वत है उसकी दक्षिण साइड, दक्षिण में जो भी देश हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम चीन को इसमें काउंट नहीं करने वाले हैं। आपको शायद दूसरा जो पिक्चर है ये नहीं दिख रहा होगा, तो यहां से देख लीजिए। इसके जो दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति है, मैं बात करूं इसकी भौगोलिक स्थिति की, तो इसके उत्तर में क्या है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसके बाद इसके दक्षिण में, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऐसे अगर कर दे, यहां पे बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, बी का अर्थ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इसके दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर, और इसके पश्चिम में ये पूरा इलाका जो है ये अरब सागर का है, ये अरब सागर का है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। यह जो हो गया ईस्ट, पूरब, माफ कीजिएगा नॉर्थ है, यह नॉर्थ है, यह साउथ है, यह ईस्ट है, और यह वेस्ट है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति है। और क्यों दक्षिण एशिया कहते हैं, चीन क्यों नहीं आता, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। और इन्हीं देशों में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि पाकिस्तान में जो है, अभी पहला जो हम लोग जिस देश के बारे में पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति जिस समय से पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 से और अब तक पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति कैसी रही है, इसमें कभी सेना का शासन रहा है तो कभी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का शासन रहा है, और इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस सब के बारे में बात करेंगे हम लोग चैप्टर में। दक्षिण एशिया के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हिमालय के दक्षिणवर्ती देशों में है, ठीक। उसके बाद जो 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन सभी को मिलाकर के दक्षिण एशिया कहा जाता है। यानी कि दक्षिण एशिया में ये 7 देश आते हैं। अफगानिस्तान और म्यांमार को भी कभी कभी इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये भी अगर लोकेशन देखें तो अफगानिस्तान, ठीक है, ये भी इसके कह सकते हैं अप्रोक्स कि हिमालय के दक्षिण में है, और म्यांमार तो जस्ट यहाँ पे दक्षिण में है ही, इसलिए इनको भी कभी कभी शामिल किया जाता है। और चीन को क्यों शामिल नहीं किया जाता ये अभी आपको पता चल गया। अब हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिति रही थी यह कैसी रही थी। पाकिस्तान आजाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। भारत 15 अगस्त 1947 को अपनी आजादी का दिन मनाता है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को ही मनाता है। किन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी, तो जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की थी। लेकिन जिन्ना की मृत्यु है यह 1948 में हो गई, यानी कि पाकिस्तान में संविधान के निर्माण से पहले ही। उसके बाद 1956 में क्या होता है,
कि पाकिस्तान में संविधान का निर्माण होता है। संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद 1959 तक पाकिस्तान में लोकसभा चुनाव करवाए जाने थे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान का जो संविधान है उसके अनुसार 1958 में लोकसभा चुनाव करवाए जाने थे, या यूं कह दे कि पाकिस्तान में जो पहला आम चुनाव था, फर्स्ट आम चुनाव, यह करवाया जाना सुनिश्चित किया गया। किसके द्वारा? संविधान बनने के बाद। लेकिन हुआ क्या, 1959 में इसको किया गया था और 1958 में ही, यानी कि जस्ट एक वर्ष पहले 1958 में ही क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, जो पाकिस्तान के सर्वोच्च नेता थे, उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया और उनका जो नाम था वह था इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा ये पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष थे और इन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ या मार्शल कानून लागू कर दिया। मार्शल लॉ लागू करने का अर्थ होता है कि अगर किसी भी प्रांत में, किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उस प्रांत या उस क्षेत्र में सामान्य कानून लागू नहीं रह गया, बल्कि अब उस क्षेत्र या उस प्रांत को सेना अपने नियंत्रण में ले लेगी। तो जैसे ही मार्शल लॉ लागू हुआ, उस समय के आर्मी चीफ अयूब खान थे। उस समय के आर्मी चीफ थे अयूब खान। अयूब खान ने क्या कर दिया, पाकिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया। अयूब खान ये कौन थे? आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। इन्होंने पाकिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया और अपनी मनमानी करने के लिए इन्होंने, अयूब खान ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस को, जो इनका अपना आदमी था, उनको नियुक्त कर दिया, जिनका नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्या नाम था इनका? मोहम्मद शहाबुद्दीन। इनको अयूब खान ने नियुक्त किया। तो अब क्या होगा कि अगर अयूब खान कुछ भी करेंगे और जनता को या लोगों को ऐसा लगेगा कि अयूब खान गलत कर रहे हैं, तो वो कहां जाएंगे? लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे हुए हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन बैठे हुए हैं, जो किनके वफादार हैं? अयूब खान के वफादार हैं। ये घटना हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1962, 1900, थोड़ा सा कटेगा इसलिए मैं खुद को हाइड कर रहा हूं। 1960 में क्या हुआ, 1962 में यहां पे क्या हुआ कि संसदीय प्रणाली की अपेक्षा अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। अब ये क्या होता है, जो संसदीय प्रणाली है हमारे देश में, इसके अंदर शायद आपको दिख रहा होगा, अध्यक्ष संसदीय प्रणाली है हमारे देश के अंदर। इसमें जो नेता, भारत में जो नेता है, जैसे प्रधानमंत्री है, चुन करके आते हैं संसद के रूप में। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या हो जाएगा कि जो देश का सुप्रीम लीडर होगा, जो सर्वोच्च नेता होगा, वही सब कुछ होगा और उसी की बात मानी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके बाद जब ये संविधान बनाया गया अयूब खान के द्वारा, ये जो चेंज किया गया, नया संविधान बना करके चेंज किया गया, उसके बाद अयूब खान क्या होते हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति होते हैं। अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन जाते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ये बन गए। इन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया, पाकिस्तान के संविधान में। इन्हीं की, अयूब खान की जो सरकार थी, अयूब खान की जो सरकार थी, एक मिनट में न्यू स्लाइड ले लूं। अयूब खान की जो सरकार थी, इन्हीं की सरकार में एक मंत्री थे, विदेश मंत्री, जिनका नाम था
जुल्फिकार अली भुट्टो एक विदेश मंत्री थे जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो ये क्या कर देते हैं कि अयूब खान से बगावत कर लेते हैं, या यूं कहें कि अयूब खान की पार्टी को छोड़ देते हैं या अयूब खान से अलग हो जाते हैं, और इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई। इन्होंने एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम था पीपीपी, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस नाम से इन्होंने एक पार्टी बनाई। और जब ये सब हो रहा था और जो अयूब खान थे उनके विरुद्ध जो भी आवाज उठाई जा रही थी उनको बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया जा रहा था, तो धीरे धीरे जनता के मन में रोष आया अयूब खान के विरुद्ध, और जनता क्या करने लगी, अयूब खान की निंदा करने लग गई, या ऐसा कह सकते हैं कि अयूब खान पे प्रेशर आ गया। तो 1970 में अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा। अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा। और जिस समय अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस समय सेना के जो जनरल थे, उस समय सेना के जो जनरल थे यह थे याहिया खान। इस समय सेना के जो जनरल थे, सेना के जनरल यह कौन थे, यह थे याहिया खान। यह थे याहिया खान थे। तो 70 में ऐसा हुआ। उसके बाद जब अयूब खान इस्तीफा देते हैं तो याहिया खान को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाया जाए। और पाकिस्तान में 1970 में चुनाव करवाए जाते हैं। क्या होता है यहाँ पे, पहला चुनाव होता है पाकिस्तान में 1970 में। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान 1971 से पहले पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान को क्या कहते थे, पाकिस्तान पहले पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक। और आज का जो बांग्लादेश है यह पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यह पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो बांग्लादेश में क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने जो पश्चिमी पाकिस्तान था इसी का कंट्रोल था, और बांग्लादेश का जो हिस्सा था यह जो बंगाल का एरिया था और असम का एरिया था, इसको मिला करके बांग्लादेश का निर्माण कराया गया था, जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक थे, मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। बांग्लादेश में क्या हुआ था कि उर्दू को राजभाषा के रूप में जबरदस्ती थोपा गया, इसलिए जो बंगाली बोलने वाले लोग थे और जो असमी बोलने वाले लोग थे ये अपने आप को उपेक्षित महसूस किया करते थे। और इस वजह से बांग्लादेश की जनता में, या यूं कहें कि पूर्वी पाकिस्तान की जनता में पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध काफी रोष था, काफी असंतोष था। तो जो 1970 में चुनाव हुए, 1970 में जो चुनाव हुए थे, पश्चिमी पाकिस्तान में जो सीटों की संख्या थी यह 138 थी और पूर्वी पाकिस्तान में 162 थी, यानी कि दोनों के मिलाकर के लगभग 300 सीटों पर चुनाव होने थे, जिसमें से पूर्वी पाकिस्तान को, यहां पर मैं लिख दूं पूर्वी और यहां पर मैं लिख दूं पूर्वी पाकिस्तान को 162 में से 160 सीटें मिली, और जो पश्चिमी पाकिस्तान को खासकर जो पीपुल्स पीपीपी पार्टी थी इसको 80 सीटें लगभग मिलती है। यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी ये थी और पूर्वी पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी ये थी, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो पूर्वी पाकिस्तान में जो पार्टी थी इसका नाम था आवामी लीग, आवामी लीग। ठीक। और इसका नेतृत्व कर रहे थे, आवामी लीग का जो नेतृत्व कर रहे थे इनका नाम था मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान। तो देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में 300 का आधा होता है 150, लेकिन बहुमत के लिए कम से कम एक ज्यादा चाहिए, तो 151 सीट जिस पार्टी को आएगा वह पार्टी अपना सरकार बनाएगी। लेकिन क्या होता है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे और जो जनरल थे याहिया खान, ये दोनों मीटिंग करते हैं और जो
निर्णय हुआ, जनता ने जो जनमत दिया, इसको इन दोनों ने मिलकर नेग्लेक्ट कर दिया। चुनाव का जो रिजल्ट आया था उसको मानने से मना कर दिया। चुनाव परिणाम को मानने से मना कर दिया। चुनाव परिणाम को मानने से मना कर दिया। किसने? याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों ने चुनाव परिणाम को मानने से मना कर दिया। उसके बाद 1971 से लेकर के 1977 तक क्या हुआ कि पाकिस्तान में पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार थी, और 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ तो यह जो सरकार थी यह पश्चिमी पाकिस्तान में थी। यह पश्चिमी पाकिस्तान में थी और बांग्लादेश 1971 में आजाद हो गया। हालांकि जब बांग्लादेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ कि तख्ता पलट कर दिया गया। तख्ता पलट कर दिया गया और जनरल जियाउल हक के द्वारा, इनके द्वारा जनरल जिया उल हक के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर 1988 में 11 वर्ष बाद 1988 में चुनाव होते हैं और निर्वाचित सरकार बनती है। निर्वाचित सरकार बनती है। इस वक्त तक, और इसमें क्या है, बेनजीर भुट्टो जो है यह सत्ता में आते हैं। उसके बाद जो सत्ता है यह दो पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और जो दूसरा था मुस्लिम लीग, इसके इर्द गिर्द सत्ता घूमने लगती है। ठीक, यानी कि कहने का अर्थ है कि इन्हीं दोनों पार्टियों की सरकार बारी बारी से बनती है। फिर 11 साल बाद, 77 के बाद 88 में हुआ, फिर 11 साल बाद क्या होता है कि फिर से सत्ता पलट हुआ, फिर से तख्ता पलट हुआ। 11 वर्ष बाद 1999 में क्या होता है कि नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया जाता है। तख्ता पलट कर दिया जाता है। और किनके द्वारा किया जाता है तख्ता पलट? किनके द्वारा? तो जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है। हालांकि 2008 के बाद से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से शासन चल रही है, लेकिन हम और आप, हम सभी लोग यह जानते हैं, जो भी थोड़ा सा बहुत न्यूज से अपडेट होंगे, कि पाकिस्तान में इनडायरेक्ट रूप से सेना का ही शासन है। कहने के लिए वहां 2008 से लोकतंत्र आ गई है, लेकिन सेना ही इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। तो आई होप आपको पाकिस्तान में जो भी राजनीतिक स्थिति थी, कभी सेना का शासन हुआ, कभी निर्वाचित सरकार आई, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और रीजन क्या था इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि ऐसा पाकिस्तान में क्यों हुआ। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वहीं अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करिएगा कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है। लोकतंत्र अस्थायी न होने के क्या कारण है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जो लोकतंत्र अस्थायी न है, इसका क्या रीजन है? जो सेना पहला रीजन है। पाकिस्तान के जो धर्म गुरु हैं, यानी कि जो धर्म के सर्वोच्च नेता होते हैं, उनको धर्मगुरु कहा जाता है। और जो भी भूस्वामी हैं, यानी कि बहुत बड़े भूमि के जो मालिक हैं, उनका सामाजिक दबदबा है। इस वजह से कई बार जो निर्वाचित सरकार थी इसका तख्ता पलट हुआ, और इसके बारे में हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं। भारत पाकिस्तान का सीमा विवाद है और साथ ही साथ कश्मीर को लेकर भी दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट है। इस वजह से सेना का जो समर्थन करते हैं जो लोग या जो समूह, वह बहुत ही ज्यादा मजबूत है। उनका तर्क है कि राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। पाकिस्तान के जो राजनीतिक दल है और पाकिस्तान की जो लोकतंत्र है, इसमें खोट है। यह अगर युद्ध हो गया तो राजनीतिक दल
या जो पाकिस्तान का लोकतंत्र है पाकिस्तान को नहीं बचा पाएगा। इसीलिए पाकिस्तान में जो लोग हैं या जो लोगों का कुछ समूह है यह सेना का समर्थन करता है। उसके बाद और क्या रीजन है? पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं प्राप्त है, कुछ खास नहीं प्राप्त है। जैसे कि अन्य देशों में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी वजह है कि जो पश्चिमी देश हैं, इसमें जो अमेरिका, खास करके जो अमेरिका और यूरोप जो आते हैं, इनको मिला करके संयुक्त रूप से पश्चिमी देश कहा गया है। यह अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए पाकिस्तान में सैन्य शासन को बढ़ावा देते हैं। इसका रीजन क्या है कि उनको डर है जो पूरे विश्व में आतंकवाद फैला हुआ है, खासकर जो इस्लामी आतंकवाद है, यानी कि वैसे आतंकवाद जो मुस्लिमों के द्वारा फैलाया जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा फैलाया जाता है। इसलिए यहाँ पे इस्लाम शब्द का यूज किया गया है। जो इस्लामी आतंकवाद है, इनसे पश्चिमी देशों को डर लगता है। किस बात का डर है कि पाकिस्तान में अगर सेना कमजोर हो गई, सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चलने लगी और सेना कमजोर हो गई, तो ऐसा हो सकता है कि जो आतंकवाद है इनके हाथ में पाकिस्तान का परमाणु हथियार आ जाएगा। और अगर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन के हाथ में परमाणु हथियार आ गया तो सबसे पहले पश्चिमी देशों यानी कि अमेरिका और यूरोप के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए पश्चिमी देश सेना का समर्थन करते हैं पाकिस्तान में। जो पश्चिम और दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान जो है पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में जो पश्चिमी हितों का रखवाला है। ये कुछ रीजन है जिस वजह से पाकिस्तान में क्या होता है कि सेना हमेशा पावरफुल रहती है या फिर सेना पाकिस्तान में सरकार का तख्ता पलट कर देती है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो पश्चिमी देश हैं इसकी भी मंशा होती है, इनका भी डर होता है। तो आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले सेशन में हम बांग्लादेश के बारे में देखेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। सेशन को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां से भी आपको नोटिफिकेशन या फिर जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह होगा मैं आपको शेयर कर दिया करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।